नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने संधि के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ जिन बच्चों ने वो क्लास देखी होगी उनको वो अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि उसमें हमने सब कुछ ट्रिक के माध्यम से करवाया है। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आज समास के बारे में चर्चा करेंगे कि समास क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, समास विग्रह कैसे किया जाता है, समास के कितने भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। समास। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, सार्थक शब्द बनाते हैं, उन्हें समास कहते हैं। अब आता है समस्त पद क्या होता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। जो सार्थक शब्द बनकर आया है वो क्या कहलाता है? समस्त पद। अब हम समास विग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि समास विग्रह कैसे होता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। वो क्या कह रहा है कि समस्त पद है, जो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह। मतलब उसको अलग अलग कर दिया गया, विग्रह कर दिया गया है उसका। जैसे उदाहरण देखिए, नील कमल, ये क्या है? समस्त पद है। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? नीला है जो कमल, ये हो गया इसका समास का विग्रह। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि समास का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने जो नया सार्थक शब्द बनकर निकलता है उसे समास कहते हैं। समस्त पद, जो नया सार्थक शब्द बना है उसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह: समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर दिया जाता है, तब क्या हो जाता है? समास, उसे समास विग्रह कहलाता है। जैसे नील कमल, ये समस्त पद है। नीला है जो कमल, ये समास का विग्रह। तो अब हम चलते हैं समास के भेद की तरफ। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की, कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास का पहला पद अव्यय अथवा प्रधान हो, तो वो क्या कह रहा है कि जिस समास का पहला जो पद है वो अव्यय या प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय हमने पढ़े थे। जिस किसी को भी अव्यय के बारे में जानना है तो वो चैनल पर अव्यय डाल के कुसुम हिंदी क्लासेस पर सर्च करके देख सकता है। तो अव्यय या अव्ययकारी शब्द हमने पढ़े थे। तो ट्रिक क्या है इसकी? पहला पद उपसर्ग होगा। उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ता है, जैसे प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो जैसे देख लीजिए कौन कौन से शब्द से मिलकर ये बनता है विभाव समास। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर। जैसे आगमन, आ हो गया उपसर्ग, गमन, आ प्लस गमन। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। भर, भर से भर पेट, भर प्लस पेट। यथा, शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा का मतलब क्या होता है? अनुसार, शक्ति के अनुसार। हर, हर एक। ठीक है, अनुसार, अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो आपको पता चल गया ट्रिक के अनुसार। आपको ट्रिक हर किसी की अपने दिमाग में रखनी है, अच्छे से समझना है उसे, कि पहला पद उपसर्ग का होगा। उपसर्ग कैसे? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर में से जो शब्द के पहले आपको नजर आ जाए तो वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अब हम चलते हैं दूसरे समास की तरफ, वो है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर क्या होता है? पूर्व पद होता है पहला, और उत्तर पद होता है बाद वाला। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
इसकी ट्रिक है, इसमें कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह हमने पढ़े थे, कर्ता ने, कर्म को, ने, को, के लिए, ये क्या थे? विभक्ति चिन्ह थे। तो वो क्या कहता है कि कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है इसमें तत्पुरुष समास में। जैसे राजा का कुमार, तो राजकुमार, तो राजकुमार लिखा आएगा, तो इसका आपको विग्रह करना है कि राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। इसमें कारक चिन्ह नहीं दिया होगा आपको, राजकुमार ऐसे नहीं लिखा आएगा कि राजा का कुमार, नहीं, ऐसे लिखा आएगा राजकुमार या राजपुत्र, राजपुत्री। तो ये आपको विग्रह करके देखना है, राजा की पुत्री, राजा का पुत्र, राजा का कुमार। ठीक है, ये तत्पुरुष समास की पहचान है। इसमें कारक चिन्ह है जो वो लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता मतलब दिखाई नहीं देता है। तत्पुरुष समास के भेद, अभी हमने पढ़ा था समास के भेद, अब तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? विभक्तियों के नामों के अनुसार तो इसके 6 भेद हैं, लेकिन इसमें एक भेद और जोड़ दिया गया है, नन तत्पुरुष। तो सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की ट्रिक क्या है? इसमें विभक्ति, कर्म की विभक्ति क्या थी? विभक्ति चिन्ह क्या था? कर्ता ने कर्म को, तो विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाएगा इसमें, मतलब लुप्त हो जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी। जैसे रथ को चलाने आ जाएगा रथ चालक, तो रथ का चालक तो नहीं कहोगे, रथ का चालक वाला तो नहीं कहोगे, ये रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला, मोटर चालक, मोटर को चलाने वाला। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। करण की पहचान क्या थी? विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसमें 2 आएंगे, से या के द्वारा, यही इसकी ट्रिक है, जिसमें विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा, जब उसका विग्रह करोगे समास का, तब ये चीज आपको दिखाई दे, तब वहां पर करण तत्पुरुष होता है। उदाहरण देखिए, रेखांकित, रेखा से अंकित, तो ये आपका करण तत्पुरुष हो गया। अब हम चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान की क्या थी? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, जिसमें दान देने का भाव हो या किसी के लिए कुछ दिया जाए, इसमें को भी आ सकता है और के लिए भी आ सकता है। उदाहरण इसका ट्रिक यही है, विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। क्या ट्रिक है इसकी? इसमें जो विभक्ति है, इसकी जो विभक्ति चिन्ह है के लिए, उसका लुप्त होना, गायब होना, दिखाई ना देना। उदाहरण देखिए, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, जब इसको आप विग्रह करोगे इसका, तो कैसे करोगे? प्रयोग के लिए शाला, जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अब है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या होता है? जिसमें विभक्ति, इसकी ट्रिक क्या है? विभक्ति चिन्ह से, अपादान से, और क्या अलग होने का भाव दिखाई दे। जैसे धनहीन, तो धन से हीन, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपादान क्या होता है? जिसमें अलग होने का भाव दिखाई देता है। तो अब हम चलते हैं, अपादान हो गया हमारा। अब हमारा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या है? इसकी ट्रिक है विभक्ति का, के, की का लुप्त होना, गायब होना। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें संबंध दिखाया गया है ना, जहाँ पर संबंध दर्शाया जाए वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है, और का, के, की उसका विग्रह करके उसमें लगाया जाता है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की विभक्ति चिन्ह क्या था? में, पर। तो ट्रिक है इसकी विभक्ति चिन्ह में, पर का लुप्त होना। जैसे आप बीती, तो आप पर बीती। अब आता है नन तत्पुरुष समास। क्या होता है? इसकी ट्रिक है अ, अन, न, ना, गैर, ये शब्द आए जहाँ पर, मतलब जैसे
उदाहरण से समझिए, अधर्म, तो इसमें आ आया है, न धर्म, इसका विग्रह कैसे करोगे, जहाँ पर धर्म ना हो, न धर्म। ठीक है, तो ये आपके तत्पुरुष समास के बारे में हो गया कि तत्पुरुष समास क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है जिसमें, और इसकी ट्रिक क्या है, कारक चिन्ह का लुप्त होना, गायब होना। तत्पुरुष समास के भेद के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नन तत्पुरुष। अब हम चलते हैं कर्मधारय समास की तरफ। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधान होता है। और इसकी एक ट्रिक है कि जिसमें विशेषण और विशेष्य संबंध दिखाया जाए, तो ये आपको जब भी आपके सामने वो आएगा तो उसमें विशेषण और विशेष्य संबंध आपको दिखाई देगा। जो जैसे एग्जाम्पल कोई भी दिया जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई देगा। तो विशेषण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, चरण कमल, तो इसमें विशेषण कौन है, किसकी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषता कौन बता रहा है, कमल, तो ये हो गया विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, चरण की, मतलब कमल के समान चरण। तो आपको ये कर्मधारय समास है जो समझ में आ गया होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, तो इसमें विशेषता कौन बता रहा है, नीला, और इसमें नीला क्या हो गया, विशेषण, और कमल हो गया विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। कर्मधारय समास हो गया हमारा। अब हम चलते हैं द्विगु समास की तरफ। द्विगु समास बहुत ही आसान है। द्विगु समास, इसमें समूह का पता चलता है। द्विगु में क्या पता चलता है, समूह का। इसकी ट्रिक है, पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण होगा, मतलब पहला पद है वो संख्या, जिसमें उसमें संख्या दिखाई जाएगी। जैसे दोपहर, तो दो पहरों का समूह। हर किसी जो भी समास आता है आपके सामने, उसका विग्रह करके देखोगे तो आपको उसका और ट्रिक आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन समास से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो 3-4 क्वेश्चन तो पेपर में आते ही हैं। तो दोपहर, दो पहरों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। ठीक है। चारपाई, 4 पायों का समूह। तो जिसमें पहला पद है वो संख्यावाची हो। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। 5वां कौन सा हमारा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की, द्वंद्व मतलब जहाँ द्वंद्व किसके बीच में होता है, अकेले व्यक्ति के बीच में तो नहीं होता, कम से कम 2 व्यक्ति तो चाहिए द्वंद्व करने के लिए, विरोध, एक दूसरे का विरोध करने के लिए। द्वंद्व मतलब लड़ाई या फिर विरोध। तो द्वंद्व की पहचान है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, किसी में पहला पद प्रधान है, किसी में दूसरा पद प्रधान है, और लेकिन द्वंद्व में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, और, अथवा, या, एवं, जहाँ पर भी आपको विग्रह करने पर ये चीज़ दिखाई दे, और अथवा या एवं, दोनों पदों के बीच या योजक चिन्ह दिखाई दे, जो डैश करके लगाते हैं ना हम, योजक चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोनों पदों के बीच में जब योजक चिन्ह आपको दिखाई दे, जैसे दूध दही, पाप पुण्य, नर नारी, ये क्या है, नर और नारी के बीच में डैश लगा हुआ है, ये भी एक पहचान है इसकी द्वंद्व समास की, ये भी एक ट्रिक है। या फिर आप जब विग्रह करोगे, दूध और दही, पाप और पुण्य, ठीक है, पाप या पुण्य, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। अब आता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान हो, ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा प्रधान है, इसमें कोई अन्य तीसरा ही पद
प्रधान होता है। तो जैसे देखिए, महावीर, महान है जो वीर, तो कौन है महावीर? किसको बोला जाता है? हनुमान जी को। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। जैसे चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, पानी क्या होता है? हाथ। तो चक्र है हाथ में जिसके, किसके होता है चक्र पानी? किसके हाथ में होता है? श्री कृष्ण। दस आनन, दस है आनन जिसके, किसके होते हैं 10 आनन? आनन क्या होता है? मुख, मुंह। तो 10 मुंह किसके होते हैं? रावण। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। तो इसमें अन्य पद प्रधान हो रहा है। तीसरा पद निकल के आ रहा है ना, हनुमान, रावण, ये क्या है? अन्य पद, तीसरा पद है ये। तो इसमें कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से जो समास हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा आपकी आपने कितनी अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ा है, कितनी अच्छी तरह से समझा है, कितनी अच्छी तरह से जो ट्रिक हैं वो आपके दिमाग में फिट हुई हैं, समझ में आई है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है ग्रह आगत, दूसरा है प्रतिदिन, तीसरा है रसोई घर, चौथा है नवयुवक। तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास की मैंने पहचान बताई थी, जिसमें पहला पद उपसर्ग दिखाई दे तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। इसके वो भी बताए थे कुछ शब्द, अनु, आ, यावत, प्रति, हर, भर, यथा, ये जहाँ भी आपको दिखाई दे, जिस शब्द में दिखाई दे वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। पहला देखिए विग्रह, दूसरा है विस्तार, तीसरा है संक्षेप और चौथा है विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था हमने? संक्षेप। जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा ऑप्शन है छंद, तीसरा ऑप्शन है समास और चौथा ऑप्शन है हमारा अव्यय। तो समास, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? मतलब जिसमें दोनों ही पद अप्रधान, कोई भी दोनों पद प्रधान नहीं होते, वहाँ पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन देखिए। द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने अभी अभी पढ़ा था जिस समास में, मतलब इस बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद ही, अन्य पद ही प्रधान होता है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है हमारा दिन रात, दूसरा है चतुरानन, तीसरा है पीताम्बर और चौथा है दोपहर।
तो दिन रात क्या हो गया, द्वंद्व समास। चतुरानन, चतुरानन किसके, चार हैं आनन जिसके, तो ये भी बहुव्रीहि समास हो गया, इसमें अन्य पद ही निकलेगा। और चतुर, चार आनन किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के। अब पीताम्बर, पीताम्बर भी श्री कृष्ण के लिए आता है, पीत है अंबर जिसके। अब बचा हमारा दोपहर, तो दोपहर द्विगु समास की हमने पहचान बताई थी, ट्रिक बताई थी, जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, तो वो द्विगु समास होता है। तो दोपहर है जो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आता है छठा क्वेश्चन, चक्रपाणी में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो अभी अभी हमने चर्चा की है, तो अव्ययीभाव समास की पहचान तो हमने बता दी थी कि जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है, तो पहला पद उपसर्ग तो नहीं है इसमें, तो अव्ययीभाव समास कट गया। दूसरा कर्मधारय समास की पहचान बताई थी, जिसमें विशेषण और विशेष्य संबंध हो। कर्म, अब इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कौन सा, बहुव्रीहि। चक्र है पानी में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, वो कौन है, श्री कृष्ण। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें अन्य पद निकल के आ रहा, अन्य पद प्रधान है। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। पहला ऑप्शन है हमारा द्विगु समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, चौथा है हमारा द्वंद्व समास। तो कौन सा है, विशेषण और विशेष्य, जिसमें विशेषण भी और विशेष्य भी हो, इनके योग से जो समास बने वो है हमारा दूसरा ऑप्शन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हमारा बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आता है आठवां क्वेश्चन, अनायास में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, और तीसरा है नन तत्पुरुष समास, और चौथा है डायरी। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा समास होगा। तो इसमें द्वंद्व तो होगा नहीं, द्विगु भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं है, तो बचा कौन सा, नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष की हमने ट्रिक बताई थी, जहाँ पर जिस भी शब्द में आपको शुरुआत में अ, अन, न, ना, गैर, गैर वाजिब, तो इस तरह के शब्द आपको दिखाई दे तो वहाँ पर नन तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है हमारा पल पल। अव्ययीभाव की एक और पहचान है कि एक जैसे शब्द दो बार आए, हर हर, पल पल, ठीक है, तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा, और बीच में डैश होना चाहिए, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो द्विगु में तो संख्यावाची होता है, तत्पुरुष भी नहीं है ये, कर्मधारय में विशेषण विशेष संबंध होता है, तो कौन सा समास है ये, अव्ययीभाव समास। मतलब दो एक ही प्रकार के शब्द आए। द्वंद्व समास में क्या था कि अलग एक दूसरे के विपरीत शब्द आए, नर नारी, और उनके बीच में नर डैश नारी, तो वो द्वंद्व समास होता है। लेकिन अव्ययीभाव की एक और पहचान क्या है कि इसमें एक जैसे दो शब्द आए, एक समान शब्द आए, पल पल एक जैसे है और बीच में डैश है, तो ये अव्ययीभाव समास है। ठीक है, अब आता है 10वां क्वेश्चन, नीलांबर में कौन सा समास है। तो नीला अंबर में कौन सा समास होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा द्विगु समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है हमारा बहुव्रीहि समास, और चौथा है हमारा तत्पुरुष समास। तो बताइए इसमें कौन सा समास होगा।
मैंने पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन दिया था कि इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताना, लेकिन किसी ने भी उसका कमेंट करके आंसर नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि बच्चे क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है तो आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नीलांबर में कौन सा समास होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे। समास पढ़ना सारे अच्छे से, उसकी ट्रिक देखना और फिर मुझे बताना कि इसमें कौन सा समास है। तो अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्विगु समास। तो राधा डैश कृष्ण, तो इसमें कौन सा समास होगा बच्चों? अव्ययीभाव समास तो नहीं है क्योंकि एक जैसे वो नहीं है शब्द। द्वंद्व समास, तो इसमें दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व समास क्या था, उसकी परिभाषा, उसकी पहचान क्या थी? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो अब तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है मृगनयनी, दूसरा है चवन्नी, तीसरा है यथाशक्ति और चौथा है राजकन्या। तो मृगनयनी, मृग के समान नैनों वाली, तो ये तो कौन सा समास हो गया हमारा? कर्मधारय समास। चवन्नी, चार आनों का समूह, ये हो गया हमारा द्विगु समास। राजकन्या, राजा की कन्या, ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। तो मैंने पहले पहचान बताई थी अव्ययीभाव समास की, जिसमें उपसर्ग शब्द आपको दिखाई दे। पहला पद क्या है? उपसर्ग होगा। जैसे अनु, आ, यावत, प्रति, यथा, तो इसमें क्या आ रहा है? यथाशक्ति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो समास में के बारे में हमने पढ़ लिया, समास का अर्थ जान लिया, समास की परिभाषा के बारे में पढ़ लिया, समास का विग्रह कैसे होता है, समस्त पद क्या होता है, ये सब कुछ हमने जान लिया। और समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद हमने बताए। और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, लेकिन उसमें एक भेद और जोड़ दिया गया है, नन तत्पुरुष समास। ठीक है, तो समास का जो ये चैप्टर है ये हमने बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी ट्रिक के साथ आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करोगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर कृपया करके कमेंट में ज़रूर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे सीरियसली पूरी की पूरी वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और जब भी कमेंट मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे उसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी उसका आंसर दे पाएंगे। तो क्लास को आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक होते हैं या कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हर टॉपिक में जो कि समझ में नहीं आती है। तो अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी भला करें, उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर ही आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मैं इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास तैयार करती हूँ, तो आप भी सहयोग कीजिए चैनल को आगे बढ़ाने में। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। यही क्लास, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए उदाहरणों के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ, नए विचारों के साथ। तो
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।